आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि इस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की कौन से नंबर की बड़ी इकोनॉमी है ना? मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका अगर हम सबसे बड़ी इकोनॉमीज में एक सीक्वेंस यहां पर बनाए तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस के पहले 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके पहले हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था हमारी कंट्री का, वो यहाँ पर किस तरीके से था। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे फिर आज के टाइम पीरियड पर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है इसे हम समझ पाते हैं। कैसा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ग्रेस्प कर पाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी हम इंडिपेंडेंस के पहले बात करेंगे, हमारे सामने दो फेस आएंगे। पहला फेस तब आएगा जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने एंट्री नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो चार्टर यहां पर पास हुआ, उसके बाद वो इंडिया यहां पर आ गए। ब्रिटिशर्स के पहले भी अगर आप देखोगे तो कई सारी यूरोपियन कंपनीज जो है वो हमारे देश में आने लग गई थी, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें सभी कंपनीज का, तो जिसमें पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, है ना, फिर उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई ब्रिटेन की, फिर फ्रेंच यहाँ पर हो गए। तो ये सब लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो इन लोगों के आने के पहले भी हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी। तो पहला तो जो स्टेज है जो फेस आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो यूरोपियंस हैं उनके आने के पहले हमारे देश में इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ रही थी। दूसरा जो फेस आपको देखने को मिलता है वो है कि जब यूरोपियंस हमारे देश में आए, जो अलग अलग तरीके की कंपनीज हमारे देश में आई, और जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब तक उनका फेस यहाँ पर चल रहा था, उस टाइम पीरियड पर हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से हुई। तो अगर इंडिपेंडेंस के पहले हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों फेस के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कॉलोनाइजेशन के पहले हमारा जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो यहां पर किस तरीके का है। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो इसी टाइम पीरियड पर कहा जाता था, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? क्योंकि उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो चाहे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में देख लो, जिसमें हम कॉटन की बात कर सकते हैं, जिसमें हम सिल्क की बात कर सकते हैं, चाहे हमारे स्पाइसेस के बारे में देख लो, ऐसे बहुत सारे आर्टिसनल वर्क भी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी हमारे आसपास की कंट्रीज में ही नहीं, दुनिया भर में यहां पर डिमांड थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ब्लैक पेपर को देखते हैं, जिसे हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, तो उसका नाम ही पड़ गया था यमन प्रिया। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, हमारे यहाँ से मसाले खरीदकर अपने देश में ले जाकर बेचते थे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड हो रहा हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सभी लोग जो है वो इंडिया के साथ रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी अच्छी थी। बाकी कंट्रीज के साथ जो है वो यहाँ पर उनका ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं, चाहे अल बरूनी हो जाए, चाहे इब्न बतूता हो जाए, उन सभी लोगों ने अपने जो भी राइटिंग्स हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, उसमें मेंशन किया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलती थी। तो ब्रिटिशर के आने के पहले हम लोग सच ही मायने में सोने की चिड़िया यहाँ पर कहे जाते थे। और ओवरऑल अगर हम जीडीपी का हिस्सा देखेंगे तो लगभग ट्रेड में भी बहुत नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और 18% 19% जो जीडीपी है वो भी यहाँ पर इंडिया कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक जो सिचुएशंस थी वो बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिलती थी। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रिटिशर हमारे देश में आए। ब्रिटिशर क्यों आए थे? क्योंकि उनके साथ दो चीजें एसोसिएटेड थी। पहली बात यहां पर यह है कि वो एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के साथ हमारे पास आए थे, जिसमें उन्हें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, प्राइवेट जो ट्रेड होता है उसे यहां पर कंट्रोल करना था, हमारे यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस है उन्हें कंट्रोल करके अपने देश यहाँ पर भेजना था, ताकि वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छी तरीके से आपको फ्लोरिश होती हुई दिखाई दे, प्रोडक्शन यहाँ पर हो, और उन्हीं फिनिश जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे देश में लेकर आया जाए, उन्हें बेचा जाए। और ब्रिटिशर जो है वो रॉ मटेरियल को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि हमारे हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको गुड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इस तरीके से दोनों फील्ड में अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर ये चाहते थे कि इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट यहां पर हो। तो अगर आप देखोगे तो कॉलोनियल जो पॉलिसीज हैं, वो कॉलोनियल पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को तो यहां पर क्या कर रही हैं, बेनिफिट पहुंचा रही हैं, लेकिन उन चीजों का हमारे ऊपर जो है वो इंपैक्ट बहुत खराब देखने को मिलेगा। चाहे आप एग्रीकल्चर की पॉलिसीज को देख लीजिए, जो भी अलग अलग तरीके के रिवेन्यू सेटलमेंट, चाहे वो महलवारी हो, रैयतवारी हो, परमानेंट सेटलमेंट हो, वो लेकर आया गया। या फिर अगर आप देखोगे तो जो हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कि भैया आप अगर हमारे रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ले जाओगे, वहां पर फिनिश प्रोडक्ट बनाकर वापस हमारे देश में लेकर आओगे, उसे बेचोगे, तो जो छोटे स्केल पर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, हमारी जो आर्टिशियंस क्लास आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये लगातार अगर आप देखोगे तो आपको डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज हैं और उनका जो इंपैक्ट है, वो हमारे यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही बुरा देखने को मिला। हम केवल यहाँ पर क्या करेंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। बाकी तो अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, एजुकेशन के एस्पेक्ट में, कल्चर के एस्पेक्ट में, सभी जगह पर जो है वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन सोसाइटीज के ऊपर पड़ा है। लेकिन अभी सिर्फ हमें इकोनॉमी के बारे में जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करना है। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो एक चीज बताई गई है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको दो कॉन्टेक्स्ट यहां पर बताऊंगा। पहला कॉन्टेक्स्ट है वेस्टर्न कंट्रीज का। वेस्टर्न कंट्रीज में रूरल एरियाज में पॉपुलेशन यहां पर रह रही थी। जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर हुआ, तो रूरल एरिया से कई सारे लोग जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में या ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और साथ ही साथ माइग्रेशन हो रहा है। और माइग्रेशन की जो डायरेक्शन है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने हमारे यहां पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया। वो ये चाहते थे कि इनकी कंपनीज को एस्टेब्लिश किया जाए, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बॉम्बे हो, सभी जगह पर ब्रिटिशर्स की कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर हो। लेकिन इसकी वजह से ना हमारे जो लोग हैं उनको यहां पर बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब हमारे यहां पर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ लोग यहां पर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये केवल क्या है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनका पर्पस ये है, रॉ मटेरियल को यहां पर उठाओ, अपने देश में भेजो, प्रोडक्ट बनाओ, वापस लेकर आओ और फिर उसके बाद हमारी कंट्री में जो है वो प्रोडक्ट यहां पर बेचिए। और इसी वजह से 1853 में अगर आप देखोगे तो डलहौजी ने हमारे देश में ट्रेन भी स्टार्ट कराई थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हिंटरलैंड्स में भी जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पर पहुंचाया जाए, जिससे यहां पर ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिले। तो आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ उसकी उल्टी प्रोसेस यहां पर हुई है। तो जो हमारे यहाँ पर पहले से अलग अलग तरीके के आर्टिशियंस हैं, वो एक जो मशीन बेस्ड प्रोडक्शन होता है इसको यहाँ पर कंपीट नहीं कर पाए, क्वालिटी को कंपीट यहाँ पर नहीं कर पाए, प्राइस को कंपीट यहाँ पर नहीं कर पाए। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो हम लोग जो पहले बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट करते थे, अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम केवल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट यहां पर कर रहे हैं। और जब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा कि जो डेफिसिट है वो उस प्रॉब्लम को आप उस टाइम पीरियड पर भी फेस कर रहे थे। जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी हमारी सरकार यही कोशिश कर रही है ना, कि हम चीजों को एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, या इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया जाए, जो इस टाइम पीरियड पर आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में भी अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें शुरू हुई। फॉर एग्जांपल 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 में हमने एक इलाहाबाद ट्रीटी जो है वो साइन करी, जिसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी राइट्स यहां पर मिल गए। मतलब आप लोग टैक्स कलेक्शन वगैरह एग्रीकल्चर में कर सकते हो। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जमींदार लोगों को बोला गया कि भैया आपको टैक्स कलेक्शन करना है, हमने ये नंबर जो है वो डिसाइड कर दिया है, इतना आप हमें पे करिए। और फिर उसके बाद आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना है। फिर जब यहाँ पर यूएसए में आपको वॉर की सिचुएशन देखने को मिली, तो उस टाइम पीरियड पर जब सिविल वॉर यहाँ पर हुआ था, तो क्योंकि ब्रिटेन पूरी तरीके से डिपेंडेंट था यूएसए के ऊपर कॉटन के लिए, तो जब वहां से कॉटन की सप्लाईज नहीं हो रही थी तो इंडिया में प्रमोट किया गया। फिर उसके बाद टैक्स कलेक्शन जो होगा उसका जो नंबर होगा वो भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता था, है ना। ब्रिटिशर ने जो जमींदारी सेटलमेंट है, जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसमें भी जो टैक्स की डिमांड रखी थी वो बहुत हाई रखी थी, और इसी वजह से जमींदार उसको पे नहीं कर पाते थे, और फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट्स हैं, उनको ऑक्शन यहां पर कर दिया जाता था। साथ ही साथ ये जमींदार जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव जो पॉलिसीज हैं वो फार्मर्स के साथ यहां पर बनाएंगे। ब्रिटिशर को ये पता चला तो फिर रैयतवारी सेटलमेंट हुआ,
ताकि जमींदार को बीच से हटा दिया जाए। पंजाब वगैरह में महलवारी सेटलमेंट ये लेकर आए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर की फील्ड में यहां पर क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट चाहते हैं, और जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यहां पर इन्वॉल्व हैं वो बस ये चाहते हैं कि हमारा काम यहां पर चलता रहे, हम जो टैक्स हमको देना है वो हम जमा कर पाए। और इसी वजह से ना एग्रीकल्चर की फील्ड में वापस जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे ड्रॉट की सिचुएशन थी, मॉनसून फेलियर हो गया, प्रोडक्टिविटी यहां पर कम हो गई। और 1940s में अगर आप देखोगे तो बंगाल में फेमाइन की सिचुएशन हुई जिसमें मिलियंस लोगों की यहां पर जान गई। तो ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर जो यहां पर कंट्रोल किया, इनका बेसिक पर्पस ये था कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये नहीं चाहते थे कि भैया हम एग्रीकल्चर को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाए, है ना, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, क्योंकि वेलफेयर वगैरह के बारे में ब्रिटेन थोड़ा ना सोचेगा। वो तो ये सोचेगा कि हम अपना वेलफेयर कैसे करें, हम अपने प्रॉफिट को किस तरीके से यहां पर इंश्योर करें। तो ये बंगाल फेमाइन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको ये बात समझ में आई जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यही बात जो है वो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी समझी कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेस का, इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया के डेवलपमेंट का कोई ध्यान यहां पर नहीं रख रहे हैं। वो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में यहां पर सोच रहे हैं। इन्हीं में से एक नेशनलिस्ट लीडर आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और क्या बोलते हैं, किस नाम से इनको जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनकी एक किताब है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ये बताया है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का क्या मतलब है कि ब्रिटिशर जो है वो हमारे देश से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, उसे अपने देश में गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसे लेकर आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो है उसको बेच रहे हैं। तो पहले तो रॉ मटेरियल ले गए, वो नुकसान हो गया हमारा, फिर हमें यहाँ की दोबारा वो चीजें बेच रहे हैं, वो नुकसान यहाँ पर हो गया। केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, वो यहाँ पर हमारा नुकसान हो गया। तो इस तरीके से ना कई सारे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस तरीके की बातें करी। जैसे 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर, तो हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया कि हम भाई ब्रिटिश गुड्स को फोकस नहीं करेंगे, हमें अपने ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, इन मूवमेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो हमारा बेसिक मोटिव ये था कि जो ब्रिटिश हमें अलग अलग तरीके के गुड्स, अलग अलग तरीके की सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर भी हम उन चीजों को वॉलंटरली यहां पर डिफाई कर सकते हैं, उनको नहीं यूज करना है, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दें। इससे उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि आपको इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सोचोगे तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे कई सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को जो है वो मेंशन किया कि भैया हमारा ब्रिटिशर के अंदर जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन यहां पर हो रहा है। अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन, अगर हम लोग इस पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का देखें कि हमारे इकोनॉमिक स्फीयर में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें महात्मा गांधी जी, है ना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लीडर्स हैं। लेकिन इनका जो सेल्फ रिलायंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई ठीक है आप चरखा चलाइए, चरखा चलाने से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रातों रात यहां पर इंप्रूव नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर इसी तरीके की चीज सब लोग यहां पर सोचेंगे तो इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो चरखा है, स्पिनिंग व्हील है, इसे हम लोग नेशनलिज्म का जो है वो सिंबल मान सकते हैं, सेल्फ रिलायंस का सिंबल यहां पर मान सकते हैं, जिसमें धोती पहनना, है ना, या फिर जो इंडियन गुड्स है उनको यहां पर यूज करना, जो कंज्यूमरिस्ट यहां पर एक हमारी अप्रोच होती है उसको कम करना, इन सब चीजों को यहां पर लोगों को समझाया गया कि भैया आप इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तब कहीं जाकर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होने वाला है। जैसे अगर मैं आप लोगों को इंडिया की जीडीपी के बारे में बताऊं, तो आप ये जो थोड़ा सा भगवा कलर में देखने को मिल रहा है इसे आप देखेंगे तो दुनिया भर की जो जीडीपी आपको देखने को मिलती है उसमें इंडिया का पहले कंट्रीब्यूशन देखो कितना है। 1600 में ब्रिटिशर यहां पर आ गए, 17, 18, फिर उसके बाद 19, है ना, धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये चीजें क्या हो रही है वो कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो 1947 के पहले या फिर ब्रिटिशर के आने के पहले हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे वो यहां पर आए उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लगातार चीजें जो है वो कम होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनके पीछे क्या रीजंस हैं वो मैंने आपको यहां पर बताया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलोनियल इकोनॉमी है या कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
इन्होंने हमें कुछ दिया क्या? नहीं। हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बड़ी प्रॉब्लम थी, हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर गरीबी में अपना जीवन जीते थे, बीमारियां थी। तो जब ये 1947 में गए, तो इन्होंने यहाँ पर क्या है कि हमको फ्रीडम तो दे दी, लेकिन हमारे पास कुछ फ्रीडम जैसा इंजॉय करने के लिए नहीं था। तो हमारे लीडर्स को क्या करना था कि यही जो अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं, अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमको प्रोवाइड करी हैं, इनको टैकल करना था, और इन्हीं को जो है वो सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना था। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन प्रॉब्लम्स के बाद हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने पॉलिसीज चलाई। फॉर एग्जाम्पल कि भैया हमें थोड़ा सा अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, 5 ईयर प्लान लेकर आना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद हमें अलग अलग तरीके के डैम्स बनाने पड़ेंगे। फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक मेथड यहाँ पर शुरू किया, है ना। फिर उसके बाद हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन यहाँ पर किया, रुपीस को डॉलर के कंपेयर में किस तरीके से डिवैल्यू करना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से फ्रेम करना है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिसाइड करी। तो 1947 के पहले अगर हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि सिचुएशन उतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन उस टाइम पीरियड की जो लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें आईआईटीज एनआईटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम किया गया, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया गया। फिर वॉर की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो हमने मिलिट्री के रूप में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। तो ये सब क्या हो रहा है कि ये सीरीज में हुआ। जैसे 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलेंगे, पंचवर्षीय योजना है, अब उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है, उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। पहले हम अप टू बॉटम अप्रोच में काम करते थे, अब बॉटम से अप अप्रोच में काम कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े से अपने फॉरेक्स रिजर्व वगैरह को भी बढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके की स्कीम्स भी हमने चलाई है ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में भी काफी अच्छा यहाँ पर काम कर सके। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, यहां पर आपको 1947 के बाद धीरे धीरे लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? देखो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये जो पूरी की पूरी ग्रोथ जर्नी यहां पर शुरू हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग किया है ना। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे मार्केट पे देखने को नहीं मिलता, स्टेबिलिटी यहाँ पर बनी रहती है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरीके का अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, है ना, हमसे कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड बॉन्ड जो है वो यूज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।